Hi everyone, this is Nishant and welcome you on Nishanti Academy. ASRB एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 2014 प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन का ये पार्ट 2 है जिसके अंदर हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उससे भी पहले ASRB टीयर 1 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर के लिए दो कोर्सेज ऐप पर लॉन्च करे गए हैं। एक है फुल पैकेज जिसके अंदर आपको ICAR स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस की ई बुक मिलेगी और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट्स मिलेगा। दूसरा एग्रीकल्चर एंड जियो कल्चरल डेवलपमेंट इश्यूज की ई बुक मिलेगी और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट्स मिलेगा। अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स के ऊपर रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस हैं जिसके अंदर हर टॉपिक के सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस को ट्रिक के थ्रू करवाया गया है, तो उसकी वीडियोस आपको मिलेगी। चौथा, इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैब्स के ऊपर प्रैक्टिस सेट्स मिलेगा। आप यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। 400 नहीं है, अराउंड 500 के आसपास क्वेश्चंस हैं इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट के ऊपर, तो आप ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चंस हिट ना करें क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 10 फुल लेंथ ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेगा जो 100% एग्जाम ओरिएंटेड है और बिल्कुल रिलेवेंट है आपके एग्जाम पेपर से। दूसरा, साथ ही साथ आपको दो और मॉक टेस्ट मिलेगा जो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट है बेसिकली, और 2014 के पेपर पर और 2011 के पेपर के ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा अनलिमिटेड लाइव मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जो लाइव मॉक टेस्ट होता है वो सिर्फ 24 आवर्स के लिए एक्टिव होता है निशांति एकेडमी ऐप पर, लेकिन जो बच्चे फुल पैकेज के अंदर रजिस्टर्ड है वो ये लाइव मॉक टेस्ट कभी भी दे सकते हैं। और फाइनली जो है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट है जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज के ऊपर। ये टोटल प्रैक्टिस 60 प्लस है, 60 प्लस आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेगा जो जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। जो बच्चे चाहते हैं इस पैकेज को लेना वो निशांत ई अकेडमी ऐप के स्टोर सेक्शन पर विजिट करिए। दूसरा जो कोर्स लॉन्च करा है वो ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, प्राइसेस बहुत ही जेन्युइन है, बिल्कुल 10 आपको मॉक टेस्ट मिलेगा और साथ ही साथ 2 प्रैक्टिस सेट मिलेगा जो 2014 और 2011 के पेपर पर बेस्ड होगा। इसके अलावा अनलिमिटेड लाइव मॉक टेस्ट इसमें भी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रिपरेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है और सिर्फ आपको मॉक टेस्ट देना है तो आप ये पैकेज ले सकते हैं। अगर आप सभी ये चाहते हैं कि मुझे ऐसे स्टूडेंट्स का साथ मिले जो सिर्फ और सिर्फ एएसआरबी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एएसआरबी से रिलेटेड बैच बनाई गई है निशांति एकेडमी ऐप पर। आप उस बैच को ज़रूर जॉइन करिए, ये कंप्लीटली फ्री है। आपको करना क्या होगा, आप गूगल प्ले स्टोर से निशांति एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए, बैचेस पर क्लिक करिएगा। बैचेस पर जैसे ही क्लिक करिएगा आपको प्लस का आइकन दिखेगा, प्लस आइकन पर क्लिक करना है और आपको एक बैच कोड एंटर करना है। एएसआरबी से रिलेटेड जो बैच कोड है वो है ASRB 310। इस बैच में आने के 3 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, आपको लाइव मॉक टेस्ट का नोटिफिकेशन मिलेगा, आप लाइव मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा और साथ ही साथ मैं भी इस बैच का मेंबर हूं, तो कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एएसआरबी से रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल्स मिलेगा यहाँ पर, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको वो सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो पढ़ने वाले होंगे और एएसआरबी का सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप उनके साथ एक साउंड डिस्कशन कर सकते हैं अपने एग्जाम से रिलेटेड। नाउ फर्स्ट 3 क्वेश्चंस का डायरेक्शन क्या गिवन है। इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स। ओके, दो वर्ड्स दिए हुए हैं उसके बीच का रिलेशनशिप हमें एस्टेब्लिश करना है। देन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट वन विच हैज द सेम रिलेशनशिप एज द गिवन टू वर्ड्स। मतलब ये जैसे कि यहाँ पे जो लीश दिया हुआ है और पेट दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है पहले हमें वो एस्टेब्लिश करना है, समझना है। और उसी तरीके से हैंडकप्स का इन 4 ऑप्शंस में किसके साथ रिलेशनशिप बिल्कुल वैसा ही होगा, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले जो लिश होता है, LEASH, लिश, इसका मतलब होता है पट्टा, हिंदी में इसे पट्टा कहते हैं। तो ये किससे रिलेट होता है, तो पेट से रिलेटेड होता है। हैंडकफ्स का मतलब क्या होता है, हथकड़ी। तो हथकड़ी किससे रिलेटेड होगा, क्रिमिनल से रिलेटेड होगा, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लव इज टू हेट, मतलब लव और हेट से कैसे रिलेट है पहले ये समझना है। तो अपोजिट है दोनों एक दूसरे के, तो फ्रेंड का अपोजिट क्या होता है, तो एनिमी। सो थर्ड वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कोर्ट एंड जस्टिस, कोर्ट के अंदर क्या होता है, जस्टिस किया जाता है। उसी तरह से हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है। तो ऑप्शन 2 जो है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो है 4 5 का डायरेक्शन गिवन है, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, कंसिस्ट
ऑफ जम्बल्ड लेटर्स, मतलब ये जम्बल्ड लेटर्स हैं। Against each question, a hint has been provided to arrive at correct words. Okay. Rearrange the jumbled letters to form the meaningful words and answer the following questions. पहले ये जो jumbled sentence है इसे एक meaningful words में convert करना है और उसके बाद जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो बताना है। क्वेश्चंस है राइट लास्ट लेटर ऑफ द रीअरेंज्ड वर्ड विच इज एन एडिबल क्रॉप। एक एडिबल क्रॉप है, तो अगर इसे अच्छे से देखो तो मुझे दिख रहा है SOYABEAN, सोयाबीन दिख रहा है मुझे। तो सोयाबीन एक एडिबल क्रॉप हो गया और इसका जो लास्ट लेटर है वो है एन, यानी ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मेरा ये दिया हुआ है और राइट सेंट्रल लेटर, जो सेंटर में जो लेटर होगा वो हमें फाइंड करना है ऑफ द रीअरेंज्ड वर्ड विच इज अ सिटी इन इंडिया। सो मदुराई है यहाँ पे, MADURAI, ठीक है। एम दिख रहा है, एम दिख रहा है, MADURAI। तो लास्ट हमें सेंटर का पूछा था, सेंटर का है मेरा यू, तो ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑड वन आउट। 6 से लेकर के 8 तक में हमें क्या करना है, ऑड वन को छांटना है। तो इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, हुमायूं टॉम्ब और रेड फोर्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है। इंडिया गेट, हुमायूं टॉम्ब, रेड फोर्ट, ये तीनों दिल्ली में है। जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये मुंबई में है, तो ऑप्शन 2 जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मेरा केशियो नट, एलमंड, कोकोनट, वॉलनट। अब इसमें आप देखो कि एलमंड, कोकोनट और वॉलनट ये तीनों की कवरिंग बहुत हार्ड होती है, जबकि जो केशियो नट का कोई कवर ही नहीं होता। केशियो नट जो है बिल्कुल ओपन होता है, मतलब ये फ्रूट है, फ्रूट के ऊपर में ये लगा रहता है इस तरीके से। बाकी एलमंड हो गया, कोकोनट हो गया और वॉलनट हो गया, इसकी एक कवरिंग होती है। सो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है मेरा ऑड वन आउट अगेन करना है हमें। पैलेस गिवन है, रेसिडेंस गिवन है, पोर्टिको गिवन है और विला गिवन है। देखो पोर्टिको का मतलब होता है बरामदा, बरामदा एक ओपन स्पेस है। बाकी पैलेस का मतलब होता है महल, एक क्लोज है। रेसिडेंस का मतलब भी होता है हम जहाँ रह रहे हैं, वो भी एक निवास स्थान, वो भी क्या होगा, क्लोज होगा। विला भी क्लोज ही होगा। सो पोर्टिको जो है वो राइट आंसर है। अगेन which 9 to 10 which of the following pair of number is different। सिंपल, इसमें भी ऑड वन आउट ही हमें करना है। तो देखना है कि इसमें से चारों में से कौन अलग है या फिर कौन जो है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है। सो 32, 13, 46, 20, 51 और फिर 24 और 72 एंड 45। इसमें आप देखो 51 जो है 17 तिया 51। अच्छा, सो 3 का फैक्टर हो गया, ये भी फैक्टर ही होगा। अच्छा देखो यहाँ पे 13 जो है वो एक प्राइम नंबर है, सो ये आंसर होगा। मतलब इसमें दो तरीके से सोच सकते हैं, एक तो यहाँ पे 13 प्राइम नंबर है और बाकी हमें प्राइम नंबर नहीं मिल रहा है, और दूसरा 32 और 13 के बीच में कोई कॉमन मल्टीप्लिकेशन नहीं है। जबकि अगर 46 और 20 के बीच में देखो तो हमें 2 मिल रहा है, 2 कॉमन फैक्टर है दोनों में। 17 तिया 51 यहाँ पे 3 कॉमन फैक्टर दिख रहा है, वैसे ही इसमें भी कॉमन फैक्टर दिख रहा है। 15 तिया 45 होता है ना, तो 3 आपको यहाँ पे कॉमन फैक्टर दिख रहा है। तो 3 3 2 कॉमन फैक्टर है, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर पेयर। अगेन 42 एंड 14 है, 56 एंड 19 है, 69 एंड 23 है, 108 और 36 है। अब देखो 14 थ्रीजा होता है, 14 तिया 42 होगा, 19 तिया 57 होता है, यहाँ 56 दिया हुआ है, तो ये आंसर होना चाहिए अगर ये सही है। 23 इंटू 3 जो है 69 होता है, 36 इंटू 3 करेंगे 108 होगा, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ मदरलैंड इज कोडेड एज दिस देन नॉर्थ विल बी कोडेड एज। ओके, मदरलैंड का कोड दिया हुआ है, नॉर्थ का कोड बताना है। अच्छा हाँ, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में दिख रहे हैं, लेकिन मॉक टेस्ट या फिर जो भी मैंने कोर्सेस लॉन्च करा है उसमें सारी चीज़ें बाइलिंगुअल है। तो जो भी स्टूडेंट्स हिंदी में प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें हिंदी में भी है वहाँ पे है ना। तो मदरलैंड का जो कोड है ये दिया हुआ है, तो जब देखो जब बड़ा सा कोड मिलेगा ना तो 90% चांसेस होता है कि इसी से वर्ड्स लिया गया है। देखो यहाँ पे एन, तो एन का है मेरा इधर से सेकंड हो रहा है यानी 5 होगा। फिर ओ चेक करना है, ओ इधर से सेकंड हो गया 2 हो गया। फिर आर मुझे चेक करना है, आर जो है यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर इधर से काउंट करें 1 2 3 4 5वें नंबर पे आ रहा है। सो 1 2 3 4 5वें नंबर पे आ रहा है यानी 1। 521 521 इस पे है यानी ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है
In the following question, select the right option which indicates the correct code given है, हमें फाइंड करना है। उसी तरह से ऑर्नामेंट का कोड दिया हुआ है। फिलोसफी को ऐसे लिखा है इसने, देखो क्या है, PHILOSOPY फिलोसफी, इसे लिखा गया है HPLISOPOYH। ठीक है, तो इस तरह इसमें देखो क्या है, एच हमें यहाँ दिख रहा है, पी यहाँ पे दिख रहा है, उसी तरह से आई यहाँ पे दिख रहा है, एल यहाँ पे दिख रहा है, ओ यहाँ पे दिख रहा है, एस यहाँ पे दिख रहा है, अगेन ओ यहाँ पे दिख रहा है और पी यहाँ पे दिख रहा है और वाई यहाँ पे दिख रहा है और साथ में एच इसने लिख दिया, शायद ये वाला एच होगा। ठीक है, देखते हैं ये मैच करता है या नहीं। ORNAMENTAL हमें ये दिया हुआ है, तो आर इधर होगा, ओ इधर होगा, सो आर ओ सेम, ए यहाँ होगा, एन इधर होगा, फिर ई एम, ई इधर होगा, एम इधर होगा। इतना सही समझ जाना चाहिए। आगे आर ओ ए एन, आर ओ ए एन ये नहीं है, आर ओ ए एन, आर ओ ए एन, उसके बाद ई एम, ई एम, ई एम, ई एम, ये लोग भी बहुत चालू होते हैं। टी एन और फिर एल ए, एल ए इसमें दिख रहा है, एल ए ये नहीं है, और टी एन दिख रहा है, तो टी एन एन टी है यहाँ पे, टी एन यहाँ पे, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13 to 15। ओके, ये है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। पी इज द फादर ऑफ आर, देखो पी जो है वो आर का पापा है। ओके, सो ये आर का पापा है पी, तो आर के फादर है पी, तो ये प्लस का मतलब होता है फादर मदर, जो मेल का जो सिंबल है वो पॉजिटिव होता है और फीमेल के लिए नेगेटिव का सिंबल होता है। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही समझाऊंगा, और मैं आशा करता हूँ ये सारे जो शॉर्ट ट्रिक हैं ये आप लोगों को मालूम होने चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक से क्वेश्चन हैं, ये सब तो पता ही होगा आपको। सो P इज द फादर ऑफ R बट R इज नॉट हिज सन, लेकिन R जो है इसका लड़का नहीं है। ठीक है, मतलब ये कैसे हो गया, P इज द फादर ऑफ R, P जो है वो R के पिता है। ओके, लेकिन R जो है उनका लड़का नहीं है। ओके, तो उनका लड़का नहीं है तो बेटी हो सकती है ये। ठीक है, तो अब बेटा नहीं है तो बेटी ही होगी ना, ये कॉमन सेंस है। तो यहाँ पे आर जो हो गया वो क्या हो गया, बेटी हो गया, बट हमें नहीं कहा तो हम लोग जो है इसे मान नहीं सकते हैं अभी, तो इसे अभी ऐसे ही रखो, सस्पेंस बना के रखो। टी इज द डॉटर ऑफ आर, टी जो है वो आर की डॉटर है, टी आर की डॉटर है, सो टी इज द डॉटर ऑफ आर, सो टी इज द डॉटर ऑफ आर। ओके, यू इज द स्पाउस ऑफ पी, यू जो है वो स्पाउस है पी का, मतलब तो ये अगर मेल है तो ऑब्वियसली स्पाउस हो गई, तो वो फीमेल होगी, तो यू इज द स्पाउस ऑफ पी, तो ये हो गई वाइफ। नेक्स्ट है क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, जो क्यू है वो आर का ब्रदर है, क्यू जो है वो आर का ब्रदर है, आर का जो ब्रदर है वो है क्यू। ओके, एस इज द सन ऑफ क्यू, एस इज द सन ऑफ क्यू। ओके, एस इज द सन ऑफ क्यू। V इज द स्पाउस ऑफ Q, V इज द स्पाउस ऑफ Q। अच्छा, इसका जो स्पाउस है तो ये पॉजिटिव है यानी मेल हो गया, तो जो V है वो उसकी वाइफ होगी। W इज द फादर ऑफ V, V W W इज द फादर ऑफ V, V अच्छा V यहाँ पे है। ओके, सो W इज द फादर ऑफ V, W इज द फादर ऑफ V, ये आया। सो हु इज ग्रैंड मदर ऑफ एस, एस की ग्रैंड मदर कौन है, तो एस की ग्रैंड मदर कौन होगी, यही है जो मेरा फीमेल है, तो यू ही होगा इसका आंसर, तो चौथा वाला जो है ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा सेम क्वेश्चन है, हु इज द सन ऑफ यू, यू का सन कौन है, तो यू का जो सन है वो मुझे क्यू दिख रहा है यहाँ पे, तो ये तो बेटी निकल गई ना, तो क्यू जो है इसका आंसर होगा, सो सेकंड वाले का आंसर है मेरा क्यू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मेरा, ये भी वही क्वेश्चन है, हु इज द कजिन ऑफ टी, टी का कजिन कौन है, टी का कजिन, टी यहाँ पे टी का कजिन कौन है, एस, तो आंसर होगा यहाँ पे एस, तो फोर्थ वाला ये उसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ASRB हैज परचेज्ड 100 टेबल्स, ASRB ने 100 टेबल परचेज करा है, अ पेंटर इज हायर्ड टू राइट सीरियल नंबर्स ऑन ईच टेबल फ्रॉम 1 to 100,
1 से 100 तक का नंबर जो है उसे टेबल पे लिखना है। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द अबव अरेंजमेंट, हाउ मेनी टाइम्स विल ही रिक्वायर टू राइट 8? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो ये बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा आया हुआ भी है, हर पेपर में आता रहता है इस तरह का क्वेश्चन। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, हमें पता है 1 से लेकर के 10 तक अगर 8 है तो वो कितनी बार आएगा, तो एक बार आप बोलोगे। फिर उसी तरह से 11 से 20 की बात करें तो एक बार आएगा। उसी तरह से 21 से लेकर के मैं 30 की बात करूँ तो 8 एक बार आएगा। उसी तरह से 31 से लेकर के अगर मैं 40 की बात करूँ तो एक बार आएगा। 41 से लेकर के 50 की बात करूँ तो मेरा 48 में 8 आएगा तो वो एक बार होगा। फिर 51 से लेकर के अगर मैं 60 की बात करूँ तो एक बार आएगा। फिर उसके बाद अगर मैं 61 से लेकर के 70 की बात करूँ तो 68 में 8 आएगा तो एक बार आएगा। उसी तरह से 71 से लेकर के 80 की बात करूँ तो आप बोलोगे कि 8 सर 2 बार आएगा। क्यों? क्योंकि एक तो होगा 78 और 80 में भी 8 आ रहा है, तो 2 बार आ गया। ठीक है? नेक्स्ट जो होगा वो 81 से लेकर के 89 तक। देखो 81 में भी 8 होगा, 82 में भी 8 होगा तो सब सारे नंबर्स में होगा, तो ये 9 बार होगा। और 89 के बाद क्या आ गया 90, 90 से लेकर के 100 तक में 98 में आएगा तो एक बार होगा। तो कितनी बार आया? सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 और फिर 8 2 10, 10 और फिर 9 19, तो 19 इसका आंसर होगा। हाउ मेनी टाइम्स देयर विल ही बी रिक्वायर्ड टू राइट 0? अच्छा 0 वो कितनी बार लिखेगा? तो अगेन उसी तरीके से अगर मैं देखूँ, तो अगर मैं 0 की बात करूँ 0 कितनी बार आएगा? तो अब देखो 1 से लेकर के 10 तक में 0 एक बार आ रहा है। इसमें 0 एक बार आएगा, इसमें भी 0 एक बार, 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 सभी में 0 एक बार आएगा एक्सेप्ट 90 टू 100। इसमें 0 जो है मेरा सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ तो 90 तक होगा ना? तो यहाँ पे 90 तक होगा सॉरी, और यहाँ पे ये 91 तक होगा। एक ही बात होगा, कुछ मिस्टेक नहीं हुआ यहाँ पे क्योंकि सारी चीज़ें सारा डाटा तो वही होगा, 9 बार यहाँ पे भी दिखेगा। तो 91 से लेकर के 100 के बीच में जो है 0 जो है वो 2 बार दिखेगा, तो यहाँ पे 2 बार दिखेगा, बाकी में 1-1 बार दिख रहा है 0। तो कितने बार में आपको दिखेगा? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 बार हमें जो है 0 दिखेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, हाउ मेनी टाइम्स विल ही बी रिक्वायर्ड टू राइट द 2 डिजिट सिमिलर नंबर पेयर? अच्छा 2 डिजिट वाला सिमिलर नंबर पेयर का मतलब जैसे 11 होता है, 22 होगा, फिर उसी तरह से 33 होगा, उसी तरह से 44 होगा, देन 44 के बाद जो है मेरा 55 होगा, तो देखो सब में 99 तक वही आएगा। तो ये टोटल 9 ही बार लिखेगा आई थिंक। तो जो आंसर होगा वो 9 होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर रीअरेंज्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर एज इन अ डिक्शनरी, व्हिच वुड बी द थर्ड वन? तीसरे नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा अगर मैं इन सारे वर्ड्स को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मैं सजा रहा हूँ तो ए एम पी, ए एम देखो सब में सेम है। पी की वैल्यू अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो पी जो होता है, पी होता है 16 नंबर पे, ओ होता है 15 नंबर पे, बी टू है, तो फर्स्ट और सेकंड इन दोनों में से कोई एक होगा। हमसे तीसरा वाला पूछा है तो फर्स्ट सेकंड के बारे में सोचना ही नहीं है। तो तीसरे नंबर पे कौन होगा? एमॉर्फस होगा, सो जो बी होगा वो राइट आंसर होगा इसका। वन डे वाइल having his lunch, Mr. Paul observed the time in the mirror image of a clock as 4 hours 40 minutes. 4 घंटा 40 मिनट जो है यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, व्हाट वाज द एक्चुअल टाइम शोन बाय द क्लॉक? क्लॉक में कितना टाइम होगा? तो देखो इसको ऐसे बनाने का जो सबसे सिंपल मेथड है वो ये है कि अगर आपको कुछ नहीं आता, कोई फार्मूला वार्मूला नहीं आता, बहुत सिंपल ऐसे एक घड़ी बनाओ, उसमें 4:40 दिखाओ, और वो मिरर इमेज है। ओके, सो सपोज़ ये मिरर है, तो ये यहाँ पे घड़ी हो गई, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 9 होता है, यहाँ पे 12 होगा, तो 3 के बाद 4 होगा, 5 होगा, और फिर यहाँ पे 1-2 होगा, यहाँ पे जो है 6 के बाद 7-8 होगा, 9 यहाँ पे 10-11 हो गया, ये हो गया। मुझे 4:40 यहाँ पे घड़ी में दिख रहा है, तो 4 और 5 के बीच 4:40 का मतलब होता है काँटा यहाँ पे होगा, और 40 है, एक बड़ा वाला काँटा यहाँ पे होगा, ठीक है? एक काँटा यहाँ पे, एक काँटा यहाँ पे होगा। ओके, तो अब मैं इसका जो है एक्चुअल में क्या होगा, देखो इधर वाला जो है वो इधर दिखेगा असल में, तो इधर वाला अगर मैं फिर से अगर इसका बनाऊं, सो ये हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और फिर यहाँ पे 2 हो गया, इतना से ही काम हो जाएगा। हाँ,
सो इधर देखो यहाँ पे इससे एक इधर है, उसके ठीक इधर बाद है, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, तो यानी जो छोटा वाला जो कांटा होगा वो यहाँ पे रहने वाला है, इस वाली जगह पे रहेगा छोटा वाला कांटा, और बड़ा वाला कांटा जो है वो इधर जाएगा, तो इधर एक और दो, सो एक और फिर दो, यानी यहाँ पे होगा। तो ये होता है 6, ये होता है 7, 7 बज के कितना हो गया 20 मिनट, 7:20 जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, तो 7 घंटा 20 मिनट ये इसका राइट आंसर होगा। आप इसके अलावा जो है दूसरा एक मेथड भी है, आप वैसे भी सोच सकते हैं। जैसे इसका तरीका क्या है, अगर मुझे मिरर इमेज में 4:40 बज रहा है, तो हमें क्या करना है, 12 बजाना है इसमें। 12 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 11:60 लिख सकते हैं, और फिर 4 है, 40 है। इसे माइनस कर दो आप, तो यहाँ पे 20 होगा, और यहाँ पे कितना होता है, 7 3 10 7 4 11, तो 7:20, ऐसे भी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो या तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डे आफ्टर टुमारो इज संडे, तो डे आफ्टर टुमारो तो मतलब आज का दिन हो गया, कल टुमारो है, और उसके बाद वाला दिन जो है ये कह रहे हैं कि संडे है। ओके, सो व्हाट वाज द डे बिफोर यस्टरडे, तो यस्टरडे से पहले तो आज हो गया, फिर कल जो है यस्टरडे था, और उससे पहले वाला दिन जो है ये क्या होगा, ये पूछा गया है। तो संडे है, संडे से पहले सैटरडे होगा, सैटरडे से पहले फ्राइडे आएगा, तो फ्राइडे से पहले थर्सडे होगा, थर्सडे से पहले वेडनेसडे होगा, तो ये जो आंसर होगा वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो वेडनेसडे जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23-24 का डायरेक्शन सेम है, फाइंड आउट वन वर्ड अमंग द ऑप्शंस विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द, अच्छा, जो नहीं बन सकता है, जैसे यहाँ पे मैच्योरिटी दिया हुआ है, तो इनके वर्ड से कौन सा वर्ड नहीं बनेगा हमें ये बताना है। सो पहला है MART, MAR और T दिख गया तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट है मेरा TRAY, तो T है, R है, A है, Y है, ये भी बन जाएगा। तीसरा है ट्रू, TRUE नहीं है, यानी यही बनेगा, ट्रू बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेम बोला था तो सेम होगा, कैन नॉट बी फॉर्म्ड है। क्या लिखा हुआ है, कैटेस्ट्रॉफी, कैटेस्ट्रॉफी से टेस्ट, TAST बन गया। चीप, CHEAP भी दिखा, ई नहीं, ई भी दिख गया, फिर ए दिख रहा है, पी दिख रहा है, ये भी बन गया। पाउच है, पाउच में यू है, यू नहीं गिवन है इसमें, तो जो थर्ड वाला जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड अमंग द ऑप्शन which can be formed using the letter of the word reasonable, तो reasonable लेटर से कौन सा वर्ड जो है वो बनेगा। सो reasonable में स्टोन, देखो यहाँ पे स्टोन में टी दिया हुआ है, लेकिन reasonable में टी नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। लूनर, LONER, सो एल दिख रहा है, ओ दिख रहा है, एन दिख रहा है, फिर ई दिख रहा है मुझे, और फिर आर दिख रहा है, तो लूनर बन जाएगा। तो क्वेश्चन है कौन सा बन सकता है, तो लूनर बनेगा। इफ the plus and into sign of the following equation are interchange, अगर इसे बदल दिया जाए तो which will be the correct equation, कौन सा करेक्ट होगा, मतलब प्लस और इंटू को इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब प्लस को इंटू में कन्वर्ट कर दो, इंटू को प्लस में कर दो, तो ये जो है इंटू जो है वो प्लस में हो गया, और ये जो है प्लस को इंटू में कन्वर्ट कर दिया, तो 5 या 15, और 15 7 कितना होता है, तो 7 5 12 22 होता है, यहाँ पे 20 है, तो ये नहीं होगा। दूसरा जो है यहाँ पे प्लस को इंटू में कन्वर्ट किया, इंटू को प्लस में कन्वर्ट किया, तो 9 चौके 36 और एक 37 है, यहाँ पे 42 है, ये भी नहीं होगा। तीसरा जो है यहाँ पे इंटू को प्लस में कन्वर्ट किया, इसको इंटू में कन्वर्ट किया, तो 8 पचे 40 और 6 46 होगा, ये भी नहीं होगा। फिर चौथा है यहाँ पे प्लस को इंटू और फिर इंटू को प्लस, तो 11 दूना 22 है, और फिर 22 और फिर प्लस 4 करेंगे तो कितना होता है, 26 होता है, लेकिन यहाँ पे 28 दिया हुआ है, तो ये भी नहीं बनेगा, तो इसका ऑप्शंस गलत है, या तो यहाँ पे 26 होगा, या फिर आप कोई भी आंसर टिक मार देना, वो आपको जो है ग्रेस मार्क मिल जाएगा इसको, इस तरह के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, प्लस का मतलब मल्टीप्लीकेशन है। ओके, इनटू स्टैंड फॉर एडिशन, इनटू का मतलब एडिशन है, इनटू यहाँ पे एडिशन है, इनटू यहाँ भी दिया हुआ है, अच्छा ऐसे तो होता नहीं, दो दो जगह पे होगा। ओके, डैश स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, अब कौन सा डैश है, देखो ये क्वेश्चन सही से दिख नहीं रहा है, अगर मैं मान लूँ ये माइनस है, तो ये माइनस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन हो गया, एंड ये फिर क्या हो गया, फिर डिवाइड का साइन भी नहीं है। ये क्वेश्चंस जो है यहाँ पे भी खाली से गैप सा दिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, कुछ मिसिंग होगा, सही से डाटा नहीं गिवन है यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
मुझे दिया हुआ है 3x प्लस 5x इक्वल्स टू -8, देन बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 5 3 8 यानी x इक्वल्स टू -1 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इजी पेपर था 2014 में, मतलब आराम से कोई अगर चाहे तो बहुत अच्छा खासा स्कोर कर सकता है मैथ्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दिस ये इक्वेशन गिवन है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल है, z बाई y होगा, y इधर इंटू में है, इधर आके डिवाइड में हो गया, -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो z बाई वाई प्लस वन, z बाई वाई प्लस वन, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 32 ये असर्शन रीजनिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है। पहला है असर्शन गिवन, दूसरा रीजन गिवन है। असर्शन क्या है, ट्रांसफार्मर इज यूजफुल फॉर स्टेपिंग अप एंड स्टेपिंग डाउन वोल्टेज। स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन वोल्टेज में ट्रांसफार्मर यूज होता है। स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन वोल्टेज को अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं, तो अगर हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज प्लस लो करंट है, तो इसे ट्रांसफार्मर क्या करेगा, लो वोल्टेज और हाई करंट में कन्वर्ट कर सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं स्टेपिंग डाउन और स्टेपिंग अप प्रोसेस। तो असर्शन ये है, रीजन इसका क्या है, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस यूज्ड इन डीसी सर्किट में इसे ट्रांसफार्मर यूज नहीं होता, एसी सर्किट में ट्रांसफार्मर यूज होता है। तो रीजन जो है गलत है, असर्शन सही है। सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो जो ऑप्शन है यहाँ पे सी वाला जो होगा वो सही आंसर होगा, ए इज ट्रू बट आर जो है वो गलत है, रीजन जो है वो गलत है। हम्म, तो जो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, assertion गिवन है, अ बीकर फिल्ड विथ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बीकर है जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड जिसका टेम्परेचर गिवन है, एक बीकर का टेम्परेचर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड और ये फिल्ड विथ वाटर है, पूरा पानी से भरा भरा हुआ है। तो मैं पता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड में जो वाटर होता है, वाटर की डेंसिटी जो है हाई मैक्सिमम होती है। वाटर की डेंसिटी जो है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो अगर मैक्सिमम डेंसिटी है, सो ओवरफ्लोज इफ द टेम्परेचर डिक्रीज और इंक्रीज। अगर जो है अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे और या घटाएंगे तो डेंसिटी मैक्सिमम है, जैसे ही टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो डेंसिटी क्या होगा, कम होगा और वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये क्या होगा, पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। तो असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रीजन भी सही है। सो बोथ आर एंड ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम है, वही असर्शन रीजनिंग के ऊपर बेस है। असर्शन क्या है, द इमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलिज्म डजंट इम्प्लाई द डिक्लाइन ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। अच्छा, तो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, इकोनॉमिक ग्लोबलिज्म पहले तो आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक ग्लोबलिज्म मतलब एक फेज है जिसमें ये माना जाता है कि इकोनॉमिकली जो है दुनिया में हर कोई जो है इक्वल है और नहीं है तो उसे इक्वल करना है। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी हमें ये कहता है कि सोसाइटी में हर कोई इक्वल है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलिज्म डजंट इम्प्लाई द डिक्लाइन ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, मतलब इकोनॉमिक ग्लोबलिज्म जो है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के डिक्लाइन का कारण नहीं है। हाँ ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, मतलब दोनों तो सेम ही बात कह रहे हैं ना। इकोनॉमिक ग्लोबलिज्म जो कह रहा है ग्लोबल लेवल पे, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो सोसाइटी लेवल पे वही बात करता है, तो मतलब उसके डिक्लाइन का कारण नहीं हो सकता। रीजन यहाँ पे ये है, द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म बिलीव्स इन यूनिवर्सलिज्म एंड ग्लोबलिज्म। सही है, बिल्कुल सही है। सो असर्शन और रीजन बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसका भी ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, given below are the three position of the same dice having 1 to 6, which number occurs on the face opposite to the face 5। जो 5 जो फेस दिख रहा है इसका अपोजिट में कौन सा नंबर होगा ये देखना है। तो इसका तरीका क्या है, हमें पहले मैचिंग नंबर फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे देखो 6 3 है, यहाँ पे भी 6 3 है, तो 6 3 मैच कर गया, तो 5 का अपोजिट में कौन होगा, 2। तो हमसे पूछा है 5 का अपोजिट में बताओ, तो 2 ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द थ्री पोजीशन ऑफ द सेम डाइस having 1 to 6 number, the face on the bottom of the second dice has the number। सेम क्वेश्चन होगा, ये पहले वाला जैसा ही क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे क्या मिला था 6 3 और 6 3 मिला था, तो 5 का अपोजिट में 2 है, हमसे पूछा गया है सेकंड डाइस के बॉटम में कौन सा नंबर है, यानी 3 का अपोजिट वाला पूछा है। तो 5 का अपोजिट मुझे 2 पता चल गया, और कोई देखो यहाँ पे 5 4 दिख रहा है, यहाँ पे 4 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे 6 3 है, 5 3 है। देखो यहाँ पे ये 5 3 यहाँ पे दिख रहा है, 5 3 यहाँ पे दिख रहा है, तो 6 का अपोजिट में कौन सा आ गया 4, तो 6 का अपोजिट में कौन हो गया 4, तो 3 का अपोजिट में कौन हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही बचा 1 बचा। तो यहाँ पे पूछा है कि 3 का अपोजिट में कौन है, तो 1 होगा, सो 1 जो होगा उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द सम ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इज मोर देन दैट ऑफ द सी एंड डी टेकन टुगेदर। ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा हो सकता है कि इशू हो, लेकिन इजी है। इस तरह के मैथ्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी के इनकम का जो सम होगा वो मोर देन दैट ऑफ सी एंड डी। तो ये दोनों का जो इनकम का सम है वो सी और डी के इनकम के सम से ज़्यादा है। द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड सी, ए और सी के इनकम का सम इज सेम एज दैट ऑफ बी एंड डी, और ये जो है बी और डी के इनकम के इक्वल है। Moreover, A earns half as much as the sum of the income of B and D. A जो है वो B और D के इनकम का हाफ जो है वो अर्न करता है। तो अब देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, तो क्वेश्चन है यहाँ पे पहले हु हुज इनकम इज हाईएस्ट, किसका इनकम ज़्यादा है। तो इसका तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का, तो पहले तो ये आपको ये 3 कंडीशंस गिवन है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 2A इक्वल्स टू मेरा निकलेगा B प्लस डी। बी प्लस डी जो है वो इक्वल मुझे गिवन है यहाँ पे, ये जो b प्लस डी है वो a प्लस सी के इक्वल है, तो इस b प्लस डी को मैं क्या कर सकता हूँ a प्लस सी से रिप्लेस कर सकता हूँ, a इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो मुझे दिखेगा a इक्वल्स टू सी। तो एक कंडीशन मुझे पता चल गया कि a और c जो है वो आपस में इक्वल है। क्लियर है यहाँ तक। अब a और c अगर आपस में इक्वल हैं तो a की जगह पे अगर मैं c पुट करूँ तो 2c इक्वल्स टू b प्लस डी मुझे मिल जाएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं बनेगा। ओके, अब यहाँ पे मुझे ये इक्वेशन दिख रहा है, इस इक्वेशन को मैंने यूज़ कर लिया है, इस इक्वेशन को यूज़ कर लिया, तो ये दिख रहा है मुझे। यहाँ पे है मुझे a प्लस बी वो ग्रेटर देन दिया हुआ है c प्लस डी के। क्लियर है यहाँ तक, c प्लस डी के। और यहाँ पे एक कंडीशन मुझे दिखा a इक्वल्स टू सी है, तो a की जगह पे मैंने c पुट कर दिया, तो c प्लस बी ग्रेटर देन c प्लस डी होगा, c से c कैंसिल, तो b जो है वो बड़ा दिखेगा मुझे d से। तो एक इक्वेशन मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो b है वो बड़ा होगा d से, एक ये, और दूसरा है a और c आपस में इक्वल है। अब मुझे एक ऐसा वैल्यू लेना है जो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे। तो मैंने मान लिया कि a की वैल्यू 2 है, तो c भी क्या हो जाएगा उस समय में 2, और फिर मुझे यहाँ पे देखो दिख रहा है a प्लस सी जो है वो इक्वल्स टू है b प्लस डी के। a प्लस सी जो है वो इक्वल है किसके, b प्लस डी के। तो a2 c2, तो दोनों का सम कितना हो गया 4, तो b प्लस डी इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे 4, तो b प्लस डी इक्वल्स टू मुझे दिखा 4। अब यहाँ पे जो है ये कह रहा है कि जो है b जो है वो d से ज़्यादा है, तो b जो है वो d से ज़्यादा है, तो d को मैंने मान लिया 1, तो उस केसेस में जो b जो है वो मुझे 3 दिखेगा। तो मुझे 4 वैल्यूज़ दिख गई है। आपको ये ध्यान में रखना है, ये एज्यूम मेथड है, एज्यूम मेथड से हम लोग कर रहे हैं। a की वैल्यू मुझे 2, c a के इक्वल था इसलिए c की वैल्यू भी 2, b की वैल्यू मैंने 3 मान लिया, और फिर d जो है इक्वल्स टू क्या मुझे मिला 1 मिला। ये हमने क्यों माना, ताकि मेरा ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए अच्छी तरीके से, और बड़े आराम से सारे क्वेश्चंस का हम जवाब देते हैं। ठीक है, तो हुज इनकम इज द हाईएस्ट, तो इसमें b का इनकम 3 है, तो b जो है सबसे ज्यादा है, तो b इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो हमको b का इनकम सबसे ज्यादा था 3, d का इनकम था 1, a का इनकम था मेरा 2, और c का इनकम था 2। तो कौन सा करेक्ट नहीं है, ए अर्न्स मोर देन बी, ए जो है वो बी से ज़्यादा कमाता है, ये गलत है। तो कौन सा सही नहीं है, तो पहला वाला ही सही नहीं है, बाकी वाला देख लेना पहले सेटिस्फाई कर जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ एज इनकम इज ₹1,00,000 पर एनम, ए का इनकम कितना था 2, उसके बाद फिर सी का इनकम भी 2 था, बी का इनकम था 3, और फिर डी का इनकम कितना था 1। तो यहाँ कह रहा है ए का इनकम 1,00,000 पर एनम है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ बी एंड डी, बी और डी के इनकम का डिफरेंस, तो बी
का जो इनकम है वो है 3 और जो डी का इनकम है वो है 1, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 2 इज सेम एज द एज इनकम, तो ए के इनकम के इक्वल है तो 2 2 के इक्वल है, सही है। इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, जो हमने वैल्यू लिया प्रूव हो गया। तो कह रहा है ए अगर 1 लाख रुपया कमा रहा है तो बी कितना कमाएगा, तो 1 लाख रुपया जो है ए कितना कमा रहा है मेरे अनुसार 2 रुपया, यहाँ पे 1 लाख रुपया किसका मल्टीपल हो गया 50,000 का मल्टीपल हो गया। तो कह रहा है कि बी का इनकम कितना होगा, कि बी का इनकम कितना माना था मैंने 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 1.5 लाख रुपया, तो चौथा वाला जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इन द फॉलोइंग क्वेश्चन कंप्लीट और फाइंड द मिसिंग नंबर, मुझे मिसिंग नंबर फाइंड करना है। देखो यहाँ पे 9 है फिर 16 दिख रहा है मुझे, यहाँ पे माइनस हो गया, देखो ऐसे नहीं सोच सकते, 9 के बाद 6 आ रहा है, 9 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 16, 16 के बाद 10, ऐसे कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, ऐसे ही साफ-साफ समझ में आ रहा है, 9 के बाद 16, 16 के बाद 30, 30 के बाद ये नंबर आएगा। लेकिन ये कैसे मूव कैसे कर रहा है, 9 9 7 16 होता है और 16 में कितना ऐड करेंगे 30 आएगा, तो आप बोलोगे सर 14 ऐड होता है। फिर 30 में क्या ऐड करेंगे कि हमें यहाँ ये मिलेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे अभी पैटर्न अभी हम लोग गेस नहीं कर सकते डायरेक्टली जब तक हमें बढ़िया से पता ना हो। अब 6 से 10 कैसे मिल रहा है, 4 ऐड किया। 4 से 18 कैसे मिला, हम लोगों ने कितना ऐड किया, तो 8 ऐड किया। 18 में क्या ऐड करा कि 34 हुआ, तो 8 से 14 होता है, 16 ऐड किया। देखो पैटर्न क्या है, 4 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, तो उसी तरह से 7 का डबल कितना हुआ 14, 14 का डबल कितना होगा 28, 28। तो 28 को क्या करना है हमें, किस में ऐड करना पड़ेगा, तो 28 को 30 में ऐड करना पड़ेगा, तभी आएगा। सो 28 में 30 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 58, तो 58 जो है वो मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड करना है, ये टी कितना होता है तो 20 है, एस कितना होता है 19 है, क्यू कितना होता है तो 17 होता है मेरा, एन कितना होता है 14 होता है मेरा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है हमें नहीं पता, और फिर ई कितना होता है 5 होता है। यहाँ पे -1 करा, यहाँ पे -2 करा, यहाँ पे -3 करा, तो यहाँ पे क्या करेंगे -4 करेंगे तो 10 आएगा। 10 किसका होता है, जे का होता है, जे 10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 4 12 48 240, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो मुझे दिया हुआ है 2, फिर दिया हुआ है 4, फिर दिया हुआ है 12, फिर दिया हुआ है 48, फिर दिया हुआ है 240 और फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मार्क। 2 दूना 4 इंटू 2, फिर 4 दिया 12, फिर 12 चौक 48, फिर 48 इंटू 5 करेंगे तो ये मिल जाएगा मुझे 240, फिर 240 को इंटू 6 कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर लेना कितना आएगा, 6 चौके 24 और फिर 6 दूना 12 13 14 1440, ये जो है लास्ट वाला आंसर होगा इसका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, in an election contested by the two parties, Party D secured 12% more of the total votes than Party R। दो पार्टी है, एक पार्टी R है, एक पार्टी D है। तो R को मान लेते हैं 100 वोट मिला है, तो D को 12% ज़्यादा मिला है, तो 112 मिल जाएगा। If the party R got 1,32,000 votes, by how many votes did it lose the election? अच्छा, R को जो एक्चुअल में मिला है वो 1,32,000 मिला हुआ है, इतना वोट मिला हुआ है, लेकिन हमने कितना माना है 100 माना हुआ है, तो कह रहा है कि R जो है वो कितने वोट से हार जाएगा। तो यहाँ पे कितने से आ रहा है 12 वोटों से आ रहा है, तो हमें फाइनली 12 की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल क्वेश्चन बहुत ईजी है, आराम से बनेगा। यहाँ पे 100 का देखना है ये कितना का मल्टीप्लिकेशन है, तो फैक्टर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा 1320। 1320 से 12 से मल्टीप्लाई करो 1320 को, सो 1320 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो होगा वो आंसर होगा। सो फाइनली करते हैं ऐसे, मल्टीप्लाई कितना होगा 12 जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 12 दूनी 24, 4 हो जाएगा और फिर 2 आएगा यहाँ पे, लास्ट के 2 डिजिट में 40 आएगा, यहाँ पे कोई है ही नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन गलत है इसका, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा जो होगा वो आंसर है, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, एक पिता जो है वो अपने बच्चे का 3 गुना है। सो एक को पापा बनाओ और एक को बच्चा बनाओ, तो बच्चे से 3 गुना ज़्यादा है, यानी 3:1 का रेशियो है। आफ्टर 15 ईयर्स 15 साल के बाद द फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन्स एज, तो सन का एज जो भी होगा पापा उसका 2 गुना हो जाएगा। ये कब है 15 साल की गैप में, यहाँ जो गैपिंग है वो 15 ईयर्स का है।
ओके, इस तरह के क्वेश्चंस को करते कैसे हैं, हमें नॉर्मली इनका डिफरेंस देख चेक करना होता है। यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, 2 और 1 के बीच का 1 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 का। इसे इक्वल कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ 2 है तो इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 1 है, इन दोनों को 1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही होगा, 3:1 होगा। इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4:2 मुझे दिखेगा। अब देखो यहाँ पे कितना का डिफरेंस हो गया, 1 का, यहाँ भी 1 का हो गया। तो 15 साल का गैपिंग, मतलब ये जो रेशियो से ये रेशियो आया कितने साल का गैपिंग पे, 15 साल की गैपिंग पे। यहाँ पे कितना का गैपिंग दिख रहा है, 1। तो 1 जो है वो किसके इक्वल हो रहा है, 15 साल के, यानी फैक्टर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, 15। सो क्वेश्चन है पापा का प्रेजेंट एज बताओ कितना होगा। सो 3 है तो 15 दिया कितना आता है, 45 होता है। तो 45 साल जो है ये हो गया प्रेजेंट एज ऑफ फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ काउ एंड hen द नंबर ऑफ legs आर 14 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड, फाइंड द नंबर ऑफ काउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है ये। कैसे करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि जो हेड का जो नंबर है, लेट नंबर ऑफ हेड ये कितना है, x। ये क्वेश्चन बेसिकली एलिगेशन का क्वेश्चन है, एलिगेशन एंड मिक्सचर का क्वेश्चन है। तो वो टॉपिक जब मैं कवर करवाऊंगा अपने फुल पैकेज में, तो वहाँ पे मैं इसका ट्रिक समझा दूंगा आपको कैसे करते हैं जल्दी। अभी फिलहाल जिन्हें पता है वो देखे, जिन्हें नहीं पता है वो थोड़ा पेशेंस ले रख करके थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करें इसे। ज़्यादा डाउट हो तो ऐप के चैट सेक्शन पे आप मुझे इससे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे सॉल्यूशन बता दूंगा आपको। सो क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक ग्रुप है काऊ का और हेन का, जिसमें नंबर ऑफ लेग्स जो है वो 14 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड। तो जो लेग्स का जो नंबर होगा, लेग्स नंबर, वो कितना होगा, ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड से 14 ज़्यादा। सो ये जो है 14 ज़्यादा हो गया ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड से। देखो इस तरह के क्वेश्चंस को करते कैसे हैं, हमने क्या करा, हमने या तो हेड को काउंट करेंगे या फिर लेग को काउंट करेंगे। हमने मान लिया लेग को प्रेफरेंस दिया, तो एक तरफ है गाय और एक तरफ है मुर्गी, हेन्स। तो अब देखो मान लिया कि जो सर दिख रहे हैं ना, वो सारे सर, सारे हेड जो है गाय के हैं। तो अगर जब गाय के सारे हेड होंगे तो टोटल लेग अगर काउंट करें तो कितना होगा। तो अब बोलोगे सर अगर हेड अगर मुझे एक्स दिख रहा है तो उसका 4 टाइम्स होगा, क्योंकि पैर जो है 4 होता है गाय का। तो यहाँ पे 4x मुझे गाय दिखेगी। मतलब गाय के जो टोटल लेग्स को अगर मैं काउंट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो लेग्स मुझे गाय का कितना दिखेगा, 4x दिखेगा। वही अगर मैं मुर्गियों मैं मान लूँ कि जो सारे हेड दिख रहे हैं वो सारे हेड मुर्गियों के हैं, हेन्स के हैं। तो उस केसेस में हेन मुर्गी का जो है 2 पैर होता है, तो यहाँ पे यानी जो है x इंटू 2 करा तो 2x यहाँ पे दिखेगा। लेकिन जो नंबर ऑफ लेग्स है वो एक्चुअली मुझे कितना दिख रहा है, या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, तो मुझे यहाँ पे ये दिया हुआ है 2x प्लस 14 दिया हुआ है। तो यानी एक्चुअल जो मुझे दिखेगा वो दिखेगा 2x प्लस 14। तो एलिगेशन मिक्सचर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे मुझे जो वैल्यू दिखेगा वो यहाँ पे कितना आएगा, 2x और फिर -14 आ जाएगा। यहाँ पे यही वैल्यू कितना हो जाएगा। सो इस ये बड़ा था, इससे इसको माइनस करा, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो मुझे यहाँ पे 14 दिखेगा। ओके, तो जो रेशियो मुझे दिखेगा काऊ का और हेन का वो 14:, ये दिखेगा। मतलब जो रेशियो है काऊ का और हेन का वो है मेरा 14:2x माइनस 14। ये नंबर का रेशियो आता है हमेशा, ठीक है। मतलब जब भी इस तरह का एलिगेशन एंड मिक्सचर का क्वेश्चंस में इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो यहाँ जो रेशियो मिलेगा, तो अगर यहाँ पे जैसे मैंने लेग को काउंट करा, तो यहाँ पे जो गाय और जो मुर्गी है, हेन है, और जो काव है, इनका रेशियो मुझे यहाँ पे मिलता है। कैसे मिलता है, क्या मिलता है, वो जब एलिगेशन एंड मिक्सचर में अच्छे से कभी बताऊंगा तो उस समय आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। फुल पैकेज में आप हो तो वहाँ पे आप जाके चेक कर लेना वीडियोस। शायद मैंने नहीं डाली है, तो आपको 1-2 दिन में इसकी वीडियोस मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर के पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकते हैं आप। सो जो रेशियो होगा वो कितना आएगा, 14:2x माइनस 14। इस दोनों का अगर मैं सम निकालूं तो आप देखो 14 से 14 कट जाएगा, 2x मिलेगा। मुझे पूछा है गाय का नंबर बताओ, गाय का नंबर यहाँ पे 14 है, तो 14 डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम कितना आया, 2x। इन दोनों का सम कैसे आएगा, तो 14 में प्लस कर देंगे इसे, ये क्या था 2x माइनस 14 को, तो इससे ये कैंसिल हो गया, 2x बचा, तो वही 2x हो गया यहाँ पे, इंटू टोटल हेड काउंट कितना था, x। तो x से x कैंसिल हो गया, 2 से ये कट जाएगा, तो 7 जो है ये इसका आंसर है। तो 7 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
A male clerk put one or two stamp on each of 20 envelopes. एक या दो स्टाम्प्स एक क्लर्क को रखने हैं 20 इन्वेलप में, 20 इन्वेलप्स गिवन है, यूजिंग अ टोटल ऑफ 36 स्टाम्प। अच्छा 36 स्टाम्प है और इस 36 स्टाम्प को 20 इन्वेलप में डालने हैं। तो ऑब्वियस है कि जो 36 में से जो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक 20 और एक 16, तो जो 20 स्टाम्प है वो 20 इन्वेलप में चला गया एक एक करके। तो क्वेश्चन है यहाँ पे एक ही डाल रहा है या दो डाल रहा है, तो बाकी कितना बचा 16। 16 को क्या करेगा, दोबारा एक एक करके डालेगा। तो क्वेश्चन है ऑन हाउ मेनी ऑफ द एनवेलप डिड द क्लर्क पुट टू स्टाम्प। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 16 बचा हुआ है तो 16 को 16 एनवेलप में डालेगा वो। तो आंसर इसका क्या होगा, 16 होगा। तो जो फोर्थ वाला ऑप्शन होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सिंपल इंटरेस्ट रेट विल समीरा नीड टू सिक्योर टू मेक rupees 2500 in interest on a rupees 10,000 principal over 5 years। देखो बहुत सारे जो है टीचर्स जो है इस तरह के एसआई के क्वेश्चंस को और सीआई के क्वेश्चंस को फॉर्मूला से करते हैं। मुझे फॉर्मूला से करने की आदत नहीं है, बहुत आराम से इजीली ऐसे ही आप सोचोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा चीजें, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में अगर जो रेट होता है ना, जैसे सपोज 10% रेट है, इसका मतलब होता है 100 रुपए में आपको एक साल में 10 रुपया ब्याज मिलेगा, आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। अगेन मैं दोबारा समझा देता हूँ। एसआई में सिंपल इंटरेस्ट में अगर 10% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि 100 रुपए पर अगर आपने बैंक में 100 रुपया जमा करा है, तो एक साल के बाद आपको 10 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर, बस इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व होता है और कुछ इसमें ज्यादा मतलब 30 मार्क खाने वाला कुछ है नहीं, बहुत आराम से जो है क्वेश्चंस बन जाता है। क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक बंदा है, क्या नाम है इसका, समीरा। इसे इंटरेस्ट चाहिए 2500। कितने पे चाहिए, 10,000 रुपए पे। कितने साल में चाहिए, 5 साल में चाहिए। तो बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई क्या होगा इसका, ये बताओ। तो 10,000 रुपए में 5 साल में जो है 2500 रुपए इंटरेस्ट चाहिए, तो 5 साल में 25 तो चाहिए, तो एक साल में कितना होगा, तो आप बोलोगे एक साल में सिर्फ 500 मिलेगा। 5 साल में 2500 मिल रहा है तो एक साल में 500 मिलेगा, तो एक साल में 500 मिल गया, तो यानी 10,000 रुपए में 10,000 रुपए जमा करने पे हमें 500 रुपया रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। तो 10,000 जमा करने पे 500 मिल रहा है, तो 10,000 जो है वो 100% होता है। एक जीरो हटाएंगे तो हजार कितना होगा, 10% होगा। हजार का फिर से आधा करेंगे तो मुझे 500 मिल जाएगा, यानी 10% का आधा कितना होता है, 5%। 5% जो है ये इसका आंसर होगा। इसे समझाने में थोड़ा टाइम लगा मुझे, ये तो बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, तो ऐसे ही मतलब बिना पेन उठाए ये सॉल्व हो जाएगा। 5% जो है ये इसका आंसर होगा। अगर इसे आप फॉर्मूला से सॉल्व करना चाहते हैं तो फॉर्मूला जो होता है मेरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है I इंटू 100 डिवाइडेड बाई T इंटू P। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो मुझे दिया हुआ है 2500 इंटू 100 डिवाइड बाई टाइम जो है 5 साल है, और जो प्रिंसिपल जो है वो है मेरा 10,000। इससे इससे भी सॉल्व करोगे आप तो मुझे 5% ही आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो ये समझाने के लिए जो है मैंने आपको पूरा अच्छे से एक डायग्राम दिया हुआ है ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए इसमें क्या है। क्वेश्चन है अ क्यूब इज पेंटेड रेड ऑन द टू एडजेसेंट सरफेस। दो एडजेसेंट सरफेस है, एक ये एक इधर वाला, इसे जो है रेड पेंट करा गया है। सारा फिगर मैंने खोल दिया है हर फेस को ताकि आपको समझ में आए। तो इसे रेड करा गया, ब्लैक ऑन द सरफेस अपोजिट टू द रेड सरफेस। अच्छा रेड का अपोजिट वाला नीचे दिख रहा है और फिर इस रेड का अपोजिट वाला इधर दिख रहा है, तो अपोजिट वाले को ब्लैक में किया हुआ है, ग्रीन ऑन द रिमेनिंग फेस, और जो रिमेनिंग बच गया इधर और इधर का इसको ग्रीन कर दिया। नाउ द क्यूब इज कट इनटू द 64 स्मॉल क्यूब। 64 स्मॉल क्यूब्स में जो है डिवाइड करा है। 64 कैसे आता है सर, 4 का 3 होता है, तो मतलब इसे क्या करा गया, चार पार्ट्स में डिवाइड करा जाएगा। देखो ये एक पार्ट दिख रहा है, ये दूसरा पार्ट दिख रहा है, ये तीसरा पार्ट दिख रहा है, ये चौथा पार्ट दिख रहा है। वैसे ही इधर एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, ये चार पार्ट इधर दिख रहा है। तो इस तरह से इसे फोर जो है अलग अलग जो है क्यूब्स में क्या करा गया, बनाया गया इसे। क्वेश्चन है हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब हैव ओनली
वन सरफेस पेंटेड, सिर्फ एक सरफेस होगा पेंट किया हुआ और कुछ नहीं होगा। अब देखो एक सरफेस अगर पेंट होगा तो वो किसका होगा? साइड वाले में, इधर साइड वाले में ये फेस पेंट होगा, ये वाला ऑलरेडी जो ब्लैक दिख रहा है, ऊपर में रेड है तो वो पेंट होगा, इस साइड में ग्रीन है वो पेंट होगा। यानी देखा जाए तो 3 जो है उसका सरफेस पेंट होगा। मुझसे पूछा गया है 1 सरफेस पेंट होगा, तो 1 सरफेस पेंट किसका होगा? 1, 2, 3, 4 इस तरह से। ठीक है? मतलब इधर से 4, उसी तरह से इधर से 4, उसी तरह से उधर से 4 और उसी तरह से इधर से 4। ठीक है? और उसी तरह से नीचे से 4 और उसी तरह से ऊपर से यहाँ पे 4 होगा। क्लियर? तो क्वेश्चन है यहाँ पे कितने सारे सरफेस ऐसे दिखेंगे क्यूब के जिसका सिर्फ एक सरफेस पेंट होगा और कोई पेंट नहीं होगा। तो 4 4 8 4 12 4 16 4 5 20 4 6 24, तो टोटल 24 इसका आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब हैव ओनली सॉरी विल हैव नो सरफेस पेंट। कोई भी सरफेस पेंट नहीं होगा। तो अब देखो जो जो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये चारों पेंट होगा, लेकिन उसी तरीके से यहाँ पे भी ये 4 जो होंगे यहाँ पे ये पेंट होंगे, लेकिन एक बीच में वो दिखेगा, मतलब सबके बीच में, जो कहीं भी पेंटेड नहीं होगा, एकदम बीच वाला पोर्शन दिखेगा। तो वो जो है वो पेंट नहीं होगा, तो वो पूछ रहा है वो कितने नंबर में होंगे। तो वो कितने नंबर में होंगे, तो 4 इधर से 4 इधर से, तो 4 4 8 होगा जो नंबर में, तो 8 जो है इसका राइट आंसर होगा। मतलब इधर से 4 होगा और उस साइड से फिर 4 होगा, तो 4 4 8 ऐसे होंगे जो बिल्कुल कलर नहीं होंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो गया? 8। सो नेक्स्ट है यहाँ पे हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव लेस देन 3 सरफेस पेंटेड, मतलब 3 सरफेस से कम पेंट करा हुआ है। 3 सरफेस से कम पेंट करा हुआ है मतलब 2 पेंट करा हुआ मिल सकता है, 1 पेंट करा हुआ मिल सकता है, बिना पेंट करा हुआ मिल सकता है। तो पहले तो सर्च करना पड़ेगा 2 पेंट करा हुआ कहाँ-कहाँ मिलेगा। देखो एक यहाँ पे है, ये 2 उधर से ग्रीन ग्रीन दिखेगा इस साइड से, तो 2 इधर होगा, फिर 2 इधर होगा, फिर 2 इधर होगा, फिर 2 इधर होगा। कितना हो गया? तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 उस साइड से दिखेगा तो 16 इधर हो गया मेरा। एक सरफेस पेंट करा हुआ कौन दिखेगा? तो इधर 4 है, उसी तरह से इसमें 4 होगा, फिर इसमें 4 होगा, फिर इसमें 4 होगा, फिर नीचे वाले में 4 होगा, फिर ऊपर वाले में 4 होगा। तो 4 चौक 16, 16 4 20, 4 24, तो टोटल 24 होगा। और फिर बीच में मैंने जैसे बोला था कि 8 ऐसा होगा जो जो कलरलेस होगा बिल्कुल भी। तो 8 जो है कलरलेस होगा, 6 4 10 8 18 और फिर यहाँ पे 2 1 3 1 4, सो 48 जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन फिगर। तो कितने सारे स्ट्रेट लाइन जो है वो होंगे जिससे जो है ये कंप्लीट फिगर बनेगा। तो बहुत सिंपल है, स्ट्रेट लाइन काउंट करना है, काउंट करके आपको बता देना है कितने सारे। तो 1 2 3 4, 4 यहाँ हो गया, एक 5 एक 6 एक 7 8 9 10, फिर 11 12 13 और फिर एक बीच वाला 14 14, सो 14 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ट्रायंगल्स फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। जैसे ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करिए। अब समझाने के लिए मैंने थोड़ा कलर कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। बहुत सिंपल है, आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो सबसे तरीका मालूम है ना आपको कैसे करते हैं? जो सबसे इजी मेथड जो मुझे लगता है वो ये होता है कि नंबर्स के थ्रू जो करते हैं। जैसे सबको पहले नंबरिंग कर दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 जो है वो ऐसे हैं। अब मुझे देखना है कि कितने सारे नंबर से कितने सारे ट्रायंगल बन रहे हैं। तो सिंगल नंबर से टोटल 12 अगर जैसे काउंट करा तो 12 मुझे ट्रायंगल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, जो जो सिंगल नंबर वाले हैं। अब दो दो नंबर मिला के कितने सारे बनेंगे? तो अब देखो दो दो नंबर मिला करके अगर मैं करूँ तो इन दोनों को मिला के एक ट्रायंगल यहाँ पे ये बन रहा है। उसी तरह से एक और एक दो, फिर एक यहाँ पे तीन, फिर एक यहाँ पे चार, तो उसी तरह से चार इसमें हो गया, चार चार आठ। और सो दो दो नंबर वाला कितना दिख रहा है मुझे? 8 दिख रहा है। अब मुझे 2 नंबर से ज़्यादा का करना है। 2 नंबर से ज़्यादा का करेंगे तो 3 नंबर का करना पड़ेगा। अब नंबर भी इरेज़ हो गया मेरा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये था। सो 3-3 नंबर का अगर मैं करूँ तो 3 नंबर का मुझे सिर्फ़ एक यहाँ पे ये दिख रहा है, 1 और फिर एक 2, फिर एक 3 और फिर एक 4। ये 4 दिख रहा है 3-3 नंबर वाला। और फिर अगर मैं 3 नंबर से ज़्यादा का अगर मैं करूँ तो 4 नंबर का मुझे कोई दिख रहा है? नहीं। 5 नंबर का भी अगर कोई मुझे दिख रहा हो सो 2, 2 4 2 6, 6 नंबर का मुझे दिख रहा है।
देखो एक मुझे ये दिख रहा है, ये बड़ा वाला, तो एक, और फिर उसी तरह से एक दो, फिर उसी तरह से एक तीन, फिर उसी तरह से एक चार, तो चार इधर दिखा मुझे। और कोई जो दिख रहा हो, सो नहीं, बस इतना ही दिख रहा है। सबको ऐड कर दो, 12 8 20, 20 4 24, 24 4 28, सो 28 जो है ये इसका राइट आंसर होगा। सो ये टोटल रीजनिंग के क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।